तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद का लेक्चर चल रहा था और उस लेक्चर की सीरीज में ये इसका पार्ट 4 है। 3 पार्ट हम लोगों ने देख चुका था, ये चौथा पार्ट है। इस चौथे पार्ट में आज हम लोग उच्चतम न्यायालय तक देखेंगे और स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही रिलेटेड जीएस जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, इसके लेक्चर आपको मिलती रहेगी। चाहे वो पुलिस का लेक्चर हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, सब में आपकी हेल्प जो है इससे होने वाली है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और इसके पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट हम देखते हैं वो है आर्टिकल 105। 105 क्या कहता है कि संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार। तो संसद की जो समितियां होती हैं, जैसे लोक लेखा समिति हो गई, प्राक्कलन समिति हो गई, इन शक्तियों के क्या है विशेषाधिकार, इनके क्या पावर है, इसके बारे में आर्टिकल 105 में कहता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है। तो आर्टिकल 106 कहता है कि सदस्यों के वेतन और भत्ते, सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में आर्टिकल 106 में कहता है। आर्टिकल 107 क्या कहता है कि विधेयकों को पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, यानी विधेयकों के पारित किए जाने के संबंध में उपबंध की बात आर्टिकल 107 में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 108। 108 क्या कहता है, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कभी कभी क्या होती है कि ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ जाता है, दोनों सदनों की किसी विधेयक पे, किसी एक्ट पे दोनों की सहमति नहीं बन पाती है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 108 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि आर्टिकल 109। आर्टिकल 109 में क्या है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। जो हमारा धन विधेयक होता है इसके संबंध में विशेष प्रक्रिया आर्टिकल 109। उसके बाद आर्टिकल 110। 110 में क्या कहता है कि धन विधेयक की जो परिभाषा है उसके बारे में आर्टिकल 110 में कहा गया है। आर्टिकल 112 क्या कहता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो हमारे बजट से पहले वार्षिक वित्तीय विवरण वगैरह जो आता है उसके बारे में जानकारी हमें आर्टिकल 112 में दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल 114। आर्टिकल 114 क्या कहता है, विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक के बारे में जानकारी 114 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 116। 116 में क्या है, लेखा अनुदान और प्रत्यानुदान। ये सारे एक एक टॉपिक की बच्चों डिटेल वीडियो में बनाऊंगा जब सीरियल वाइज लेक्चर स्टार्ट होगा। इसमें केवल महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद को एक बार हम देख जाते हैं, उसके बाद डिटेल लेक्चर इसका आएगा। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 120। 120 में क्या है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, जो लैंग्वेज यूज किया जाता है संसद में वो कौन सी लैंग्वेज है, वो आर्टिकल 120 में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 122। तो 122 में क्या दिया गया है, इस न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना, यानी संसद की जो भी कार्रवाइयां होती हैं उस कार्रवाई को न्यायालय जांच, क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो भी नियम कानून बनते हैं उस नियम कानून की जांच जो है न्यायालय ना करे, ये आर्टिकल 122 में कहा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल 123। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश लाने की राष्ट्रपति की शक्तियां, यानी जब सेशन न चल रहा हो और सेशन न चलने के दौरान जब गवर्नमेंट को लगे कि ये नियम कानून एक बनाना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, तो उसके दौरान जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश वगैरह जो है वो ला सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं संघ की न्यायपालिका, यानी संघ की न्यायपालिका की बात किया जाए या उच्चतम न्यायालय नहीं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल के तहत उसे कौन कौन से पावर और शक्तियां जो है वो दी गई हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो आर्टिकल 124। 124 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात आर्टिकल 124 में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 125। 125 में है न्यायाधीशों के वेतन आदि, यानी न्यायाधीशों का जो वेतन वगैरह की बात किया गया है वो आर्टिकल 125 में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि आर्टिकल 127। 127 में क्या है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो कभी कभी क्या होता है कि न्यायाधीशों की कमी पड़ जाती है, तो इसके लिए हम तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं आर्टिकल 127 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 129। 129 में क्या है, उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना, यानी जो भी उच्चतम न्यायालय डिसीजन देता है वो जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उसके लिए क्या होता है, एक साक्ष्य का काम करता है, तो क्या होता है, एक अभिलेख न्यायालय होता है आर्टिकल 129 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 131। 131 में क्या गया है कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारता, उसकी आरंभिक अधिकारता के बारे में आर्टिकल 131 के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 137। 137 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा
पुनर्विलोकन की शक्तियां यानी जुडिशियल रिव्यू वगैरह जो है, पुनर्विलोकन वगैरह की शक्तियां जो है आर्टिकल 137 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 139। 139 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की कुछ रीट निकालने की शक्तियां, यानी उच्चतम न्यायालय जब जरूरत पड़ सकता है तो कोई ना कोई रीट वगैरह जो है वो निकाल सकती है। चलिए अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नेक्स्ट वाला हमारा, जो एग्जाम में अक्सर पूछता आता ही रहता है। आर्टिकल 143 यानी 143 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियां, यानी राष्ट्रपति जब चाहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, लेकिन बच्चों कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति के ऊपर कोई दबाव नहीं रहता, कोई पाबंदी नहीं रहती है कि वो उस परामर्श को माने ही माने, यानी वो ले सकता है लेकिन ये वैकल्पिक है, माने चाहे ना माने। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आर्टिकल 148 यानी 148 यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो भारत के वित्तीय संबंधी मामलों की जांच वगैरह करता है, तो इसके बारे में कहा गया आर्टिकल 148 में। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमको देखना है, उससे पहले देखने से पहले हम ये देख लें कि अब हमको कौन सा भाग पढ़ना है, कौन सा पार्ट पढ़ना है। तो अभी हम लोग को पार्ट 6 देखना है। पार्ट 6 जो है वो है राज्य। अब राज्यों के बारे में हमें देखना है, राज्यों के बारे में हमें समझना है कि भाग 6 में राज्य में कौन कौन सी इकाइयां आती हैं और कौन कौन से इसके अंतर्गत आर्टिकल जो है वो आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाग 6 में सबसे पहले देखते हैं कौन सा आर्टिकल है। तो भाग 6 में सबसे पहले जो आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल 153। तो 153 के तहत बोला गया है राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, हर राज्य के लिए जो है एक राज्यपाल होता है। ये आर्टिकल 153 में जो है वो बोला गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 154। 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में आर्टिकल 154 में बोला गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 155। 155 में बोला गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति, इसके बारे में आर्टिकल 155 में बोला गया है। नेक्स्ट जो देखते हैं वो आर्टिकल 156। 156 में है राज्यपाल की पद की अवधि। राज्यपाल की जो पद की अवधि है वो कितने साल का होगा, आर्टिकल 156। 157 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो है उसकी अर्हताएं, यानी कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए उसकी नियुक्ति के लिए, ये हमें बोला गया है 157 में। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 161। 161 में है इसकी क्षमादान शक्तियों के बारे में बोला गया है। जैसे हमने राष्ट्रपति के लिए देखा था वैसे ही राज्यपाल के लिए है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां और कुछ मामलों में जो है लघुकरण की शक्तियां, यानी कुछ मामलों में जो उसकी सजा की जो अवधि है वो अवधि जो है वो कम कर सकता है, यह जो है इसमें बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं 162। 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है आर्टिकल 162 में बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 226। 226 में है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी यहाँ से उच्च न्यायालय स्टार्ट होता है क्योंकि हम राज्य पढ़ रहे हैं। तो राज्य में राज्यपाल देख चुके हैं, राज्यपाल के बाद जो है हाई कोर्ट हमें देखना है, उच्च न्यायालय हमें देखना है। तो उच्च न्यायालय की शक्ति आर्टिकल 226। 233 के तहत जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी डिस्ट्रिक्ट जो जजों की नियुक्ति है वो आर्टिकल 233 के तहत दिया गया है। अब नेक्स्ट जो पढ़ते हैं भाग 8। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, यानी यूनियन टेरिटरीज के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें आर्टिकल 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, यानी उसका प्रशासन वगैरह कैसे चलाया जाए, जैसे चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, इन सबों का प्रशासन, अंडमान निकोबार हो गया, इन सबों का प्रशासन कैसे चलाना है। आर्टिकल 239 का इसमें दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान जो है दिया गया है। ये दिल्ली जो हमारी कैपिटल है इसके संबंध में जो प्रशासन प्रावधान दिया गया है वो 239 क के तहत दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं भाग 9, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पंचायतों के बारे में है। पंचायतों से क्वेश्चन जो है आना ही आना है और आता ही आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायत नगर पालिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में प्रावधान जो है आर्टिकल 243 में दिया गया। इसकी परिभाषा के बारे में 243 क में जो है पंचायती राज के विभिन्न प्रावधान के बारे में दिया गया है, इसके कौन कौन से विभिन्न प्रावधान हैं। उसके बाद भाग 9 का जो है वो नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका। तो नगर पालिका की परिभाषा वगैरह जो है वो आर्टिकल 243 के तहत दिया गया है। उसके बाद भाग 10 हमको देखना है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में हमें देखना है, भाग 10 में दिया गया है। तो इसमें जो फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं वो आर्टिकल 244 क्या कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन कैसे चलेगा, इसके बारे में आर्टिकल 244 में दिया गया है।
नेक्स्ट जो देखते हैं वो है आर्टिकल 249 क्या कहता है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित के विधि बनाने के लिए संसद की शक्तियां, यानी जो राज्य सूची में विषय दिए गए हैं, जैसे 3 तरह के विषय होते हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के विषय में कभी कभी जो है संसद भी जो है नियम कानून बना लेती है, ये आर्टिकल 249 में कहा गया है। और 250 आपात के समय राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की जो संसद की शक्ति, यानी 249 में जो कहा गया है उसी की व्याख्या जो है 250 में कहा किया गया है कि 250 में जो है जब आपातकाल वगैरह की स्थिति होती है, आपातकाल के आर्टिकल 200, 352, 356 और 360 है, उसके दौरान जो है संसद जो है राज्य सूची के विषय में जो है वो नियम कानून जो है वो बना सकता है। इसके बारे में 250 में दिया गया है।